आपके पास आज से केवल 2 महीने हैं अपने बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को देने के लिए। यह वीडियो मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आया हूं जो इस बार बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। उससे रिलेटेड वीडियो होने वाली है। वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है? वीडियो होने वाली है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और हम लोग एक बार करंट अफेयर्स का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है यार, मेरा मानना ये रहा है, ये वीडियो है 2 पार्ट में आएगी। ठीक है, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में कुछ और मैटर होगा, तो पहला पार्ट अपने आप में ही कंप्लीट है। फिर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए देने का फैसला लिया है क्योंकि पार्ट 1 में मैं सिर्फ ये एनालिसिस करूंगा कि बीपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, कि बीपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और इसके ट्रेंड्स क्या रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में मैं क्या करूंगा कि अभी जो रिसेंट के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस में उसके शो करूंगा आपको, ताकि आपको एक अंदाजा लग पाए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो कुछ करंट अफेयर्स पूछे जा ही चुके हैं। ठीक है, बट मेरा मानना यही रहा है कि जो एग्जाम होता है उसके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सबसे बड़े साथी होते हैं। ठीक है, ना ही कोई मॉक साथी होता है आपका, ना ही कोई दूसरा एग्जाम आपका कोई साथी होता है। ठीक है, आपको वही देखना पड़ेगा कि उस एग्जाम्स में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम का जो फिलॉसफी होता है ना, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो अलग होता है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम है तो ये नहीं कि आप सिर्फ बीपीएससी का देख के चल जाओगे या सारे पीसीएस का देख के चल जाओगे तो आपको यूपीएससी में काम चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यूपीएससी क्वेश्चन अलग लेवल के होते हैं। ठीक है, बीपीएससी क्वेश्चन अलग लेवल के होते हैं, तो हर एक एग्जाम का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग फिलॉसफी होती है क्वेश्चन पूछने की। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको बीपीएससी के करंट अफेयर्स का अंदाजा लगाने के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बीपीएससी के ही पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उतना देखने की आपको जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्यों आई है पहले वो जानो, जंप मत करना। ठीक है, जंप करके वीडियो स्टार्ट मत कर देना सीधा। आप ये जानो कि इसका एम क्या है। इसका एम ये है कि साबित करना, ठीक है, कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप मेरे से पूछेंगे कि सर ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है क्वेश्चंस का, किस टाइप का ट्रेंड है, या आप पूछेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप प्रिडिक्ट करने के लिए आप हो सकता है बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, कोई ट्रेंड नहीं है। एक बेसिक मिनिमम आपको चीज़ लेके चलनी है कि यार ये चीज़ें कवर कर लो तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी होती है हर एक चीज़ की। जैसे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ बहुत सालों बाद, ठीक है, जैसे कि 40 साल बाद फेरी सर्विसेज स्टार्ट हुई, तो चांसेस बनी जाते हैं ऑब्वियसली कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, जैसे इस बार अगर क्वाड होता तो क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके बेसिस पे एक प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पर पढ़ने का जहां तक बात है तो पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा। ठीक है, कोई थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, पर पढ़ना आपको सभी है। ठीक है, इसलिए आप इस चक्कर में नहीं रहो कि एक ट्रेंड मिल जाए आपको ताकि आप कवर कर लो या प्रेडिक्ट करने लग जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सारी चीजें कवर करनी है, बस थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे रहेगी। ठीक है, सेकंड, इस वीडियो का मकसद ये है कि ये उन सभी बच्चों के लिए वीडियो है जो एंग्जाइटी जिनको फील हो रहा है, अभी जिनको लग रहा है कि यार अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, चीज़ें कैसे कवर होगी, उसके लिए मैं इस बात को दावा ठोक के बोलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कि 2 महीने इनफ है आपके करंट अफेयर्स के लिए। आप अभी भी करोगे तो चीज़ें सारी सॉल्व हो जाएगी। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग कहते हैं कि 30 मार्क्स का होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पर मेरा मानना है कि 70 से ज़्यादा मार्क्स के सिर्फ आपके पास करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, आपके हाथ में होते हैं, आप उन चीज़ों को सॉल्व भी कर दोगे। और इस 70 मार्क्स वाला जो मैंने एक तरीके से डेटा बोल दिया ना, वो मैंने ऐसे ही नहीं बोला है, मैं आपको भी अभी शो कर दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम लेयर बाय लेयर निकाल के, परत बाय परत निकाल के उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब चीज़ों को स्टार्ट करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया, आपको समझ में आ गई चीज़ें कि कहाँ से पूछी जा सकती है। इस चीज़ को करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स की एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश की है इस पूरे वीडियो में, प्लस इसमें 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का मैंने सहारा लिया। ठीक है, मैंने किसी भी दूसरे एग्जाम्स को एनालाइज नहीं किया है, ना ही बीपीएससी के दूसरे पीवाईक्यू को एनालाइज किया है। सबसे बेस्ट पीवाईक्यू आपके लिए 69th लास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो है बीपीएससी अपनी स्ट्रेटेजी, खुद की स्ट्रेटेजी चेंज करता जा रहा है। कब किस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता, तो आपको सीधा लास्ट वाले क्वेश्चन देखो और आगे बढ़ो। ठीक है, लास्ट के 3 ईयर्स के आप करंट अफेयर्स देखो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 10 साल 20 साल के चक्कर में मत लग जाना। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी की देखो कि अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 69th है, इसको मैंने सिर्फ एनालाइज किया और मैं यहीं से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख लिया ताकि हिंदी वाले बच्चों को शिकायत ना हो कि सर हिंदी में नहीं लेके आए। तो इस क्वेश्चन को देखो और इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे टैग्स डाल रखे हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक और चीज समझ लो, क्वेश्चन को देखने का तरीका एक बार समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास कैसे आएंगे। ठीक है, ये देखो, समझ लो ये बॉक्स है।
फिर एक और ये नीचे बॉक्स है, ये नीचे एक और बॉक्स है, ठीक है। ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है और ये बिल्कुल ही डार्क है, ठीक है। अब क्वेश्चंस भी इसी टाइप से आ रहे हैं। अब आपको देखना ये है कि जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ 69 बीपीएससी के, वो कौन से लेवल से आ रहे हैं। ये बेसिक लेवल है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो सीधा ऊपर से अगर आप देख के चलो करंट अफेयर्स को तभी सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर एक लेवल अप जाओगे, मतलब थोड़ा सा और आपको डीप जाना पड़ेगा। तो मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो उसकी एक परत हटाओगे तब आपको कुछ ऐसे नॉलेज मिलेगी जिस नॉलेज के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और एक उससे भी ज़्यादा डीप है जो मतलब आपको कोई टॉपिक समझ लो न्यूज़ में है तो उस टॉपिक के बारे में सब कुछ ही आपको पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि कोई टेक्निकल टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे कि अभी एक इंडियन नेवल शिप, एक सबमरीन लॉन्च हुई है विशाखापट्टनम से, ठीक है। उसका नाम आप मुझे नीचे बताएंगे और उसकी टेक्निकलिटी आपको पता होनी चाहिए कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे आईएनएस तबार के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च हुए उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो टेक्निकलिटी वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली पता होने चाहिए। तो वो लेवल 2 लेवल 3 पे आएंगे। अभी आपको ध्यान देना है कि बेसिक लेवल पे कितने क्वेश्चन है, लेवल 1 पे कितने क्वेश्चन है और लेवल 2 पे कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप तैयार हो जाओ, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको दिखाऊंगा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं और से नहीं आते, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोब GDP, about 50% of the global trade, about 2/3 of the world population। हिंदी में देख लीजिए, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बट मैं इसकी फिलॉसफी बताऊंगा, इसका मैं बेसिक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे चीजों को पकड़ना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ईजी आता, एकदम ही बेसिक आता, तो ये क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता कि G20 कहाँ पे हुआ था, ठीक है, या उसका एम क्या था, या उसका थीम क्या था, इस टाइप की चीजें आपसे पूछेगा तो सबसे बेसिक लेवल का है, वो तो सबको ही पता रहता है, ठीक है। तो ये 2023 में हुआ है, 2023 का एग्जाम है और 2023 में G20 कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आना ही था। अब एक बात बताओ, इतना मेजर इवेंट होगा और उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कभी हो सकता है? ऑब्वियसली आएगा, तो ये तो सबको पढ़ना ही था। अब इसमें क्या करा है कि इजी क्वेश्चन ना पूछ के एक बस थोड़ा सा एक लेयर उठाया गया, बस G20 के बारे में पूछ लिया। G20 की सिग्निफिकेंस बता दो कि 85% ऑफ ग्लोबल GDP है कि नहीं, 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है कि नहीं, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है कि नहीं। बस एक थोड़ा सा और ज्यादा डीप, थोड़ा सा डीप जाके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर इजी क्वेश्चन होता तो क्या पूछता कि G20 कहाँ पे हुआ है, उसकी थीम क्या हुआ है, बस थोड़ा सा एक परत उठाया और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि कुछ कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा परत निकाल के चीजों को पढ़ना होगा, और यही सेम चीज हम लोग अपने करंट अफेयर्स में और 90 डेज प्लानर में करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन आना ही था। देखो ये बहुत ही मेजर इवेंट था, और इसमें क्या किया है, इसमें बाल की खाल नहीं उतारी है, बस एक परत, मतलब ज्यादा डीप भी नहीं गया क्वेश्चन में, बस एक परत उठाया और सिर्फ इतना पूछ लिया कि G20 के बारे में बेसिक सी चीज। ये आप G20 के बारे में कहीं पे भी सर्च करेंगे ना तो पहले पेज पे ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज देखो, Which country has recently reformed अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या टैग दिया है, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या रूस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखने का तरीका सोचो कि करंट का पार्ट है प्लस जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है, जनरल क्वेश्चन। अब आप सोचोगे सर जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तो जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहले आज से 1-1.5 साल पहले तक क्या हो रहा था कि यूएसए इंडिया को पूरी मतलब जद्दोजहद करके इंडिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, उसको कैरेट दिखा रहा था, ठीक है, ताकि कैसे भी रशिया से दूर चल जाए। फिर यूएसए को रियलाइज हुआ कि यार इंडिया तो एक माउंटेन की तरह खड़ा है, इंडिया तो हिलने के लिए तैयार नहीं है। अब उसने क्या कर दिया, उसने स्टिक वाली पॉलिसी अपना ली, और फिर हो सकता है कैरेट वाली पॉलिसी अपनाएगा। मतलब अब उसने क्या किया, अब उसने गेम कर दिया बांग्लादेश में, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गेम कर दिया उसने, और एक तरीके से स्टिक वाली पॉलिसी अपनी दिखाई कि यार यूएसए ने कि यार इंडिया आप सुधरोगे नहीं ना तो हम आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक तरीके का रिलेशन पता होना चाहिए, जियोपॉलिटिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हुआ तो चीजों को सॉल्व कर पाओगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, एक तो टू द पॉइंट है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाएगा कि यार कौन सी कंट्री ने किया है, ये तो एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन भी आता है। प्लस अगर आपको जियोपॉलिटिक्स का थोड़ा भी अंदाजा है, और अगर जनरली आप बस पेपर पलटते जा रहे हो, न्यूज़पेपर हल्का सा भी देख लेते हो, या मेरी के करंट की क्लास देख लेते हो, तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि यार यूएसए ने किया, तो इसका करेक्ट आंसर यूएसए था, ठीक है। समझ में आई चीजें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हल्का सा चीजों को देखते जाओ, बस पलटते जाओ, जरूरी नहीं है हर चीज में एकदम डीप में घुस के एकदम निकालना है कि यार किसने किया था, कब क्या करा गया था, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से चीजों को देख लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जियोपॉलिटिक्स वाले, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया
रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल won which medal in men's 10 मीटर एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कायरो। ठीक है, इस बार देखो ISSF से क्वेश्चन आया था और इस बार कहां से आने वाला है, इस बार ओलंपिक से आएगा, ये तो एकदम गारंटी लिखी हुई है। ठीक है, अब जब आपको पता है यार ओलंपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उस चीज को कर लो। ठीक है, पहली चीजों को कवर करके चलो, ओलंपिक्स के बारे में थोड़े बहुत उसके गेम्स के बारे में पता कर लो। ठीक है, पहला ओलंपिक्स कब हुआ था इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूं अपने करंट अफेयर्स की क्लास में, वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार, ये देखो ये सीधा टू द पॉइंट नेम बेस्ड क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, जनरल क्वेश्चन नहीं है, आपको चीजों का पहले से ही अंदाजा होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को सॉल्व कर पाओगे, वैसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक और लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन पे लेवल पे ये ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछे कि किसने मेडल जीता, हो सकता है गेम के बारे में पूछने लग जाए, चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में पूछने लग जाए, या कौन सी ट्रॉफी किससे रिलेटेड आपसे ये पूछने लग जाए। तो क्वेश्चंस किसी भी टाइप से आ सकते हैं, आपको उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। समझ में आया कि स्पोर्ट्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसने जीता है, किसने क्या किया है, वो सारे आपको पता होना चाहिए। प्लस दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, वो जो गेम है गेम के बारे में पता होना चाहिए, गेम हो गया, उसके ट्रॉफीज हो गई, ये सारी चीजें याद कर लो। ये याद करोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, रोज कुछ ना कुछ रेडी रखना है याद करने के लिए। अगर आप उसको याद कर लेंगे फिर अगले दिन उसी चीज का रिवीजन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी याद करेंगे। ठीक है, तो रोज आपको ये प्रैक्टिस करनी है। रोज आप 3 घंटे जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, ब्रेक करके पढ़िए, जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह 3 घंटे पढ़ लिए। ठीक है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा सुबह पढ़ लिया, 1 घंटा शाम में पढ़ लिया, इस तरीके से करोगे तो चीजें याद रहेगी, पर रोज मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द हेड ऑफ रशिया वैगनर मर्सनरी ग्रुप सर्गेई सोजू प्रिगोजिन। ठीक है, ये कुछ नाम दिए हुए थे, एक बार नाम देख लो तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आना ही था क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कू कर दिया था किसने, प्रिगोजिन ने, किसके खिलाफ, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कू किया था, और ये पर्सनल शेफ भी था किसका, पुतिन का। तो यार ये नाम तो इतना ज्यादा फेमस था, और वैगनर ग्रुप को चलाता था, उसका ये चीफ था। और वैगनर ग्रुप हर एक कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेशंस कर रही थी और यूक्रेन में तो इसका ऑपरेशन चल ही रहा था। तो ये चीज आपको तो पता ही होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन आएगा ही। अब इससे बताओ, इससे बेसिक ज्यादा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये टू द पॉइंट पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी बेस्ड इस बार क्या पूछेगा, इस बार आपसे ये पूछेगा कि गजा का कोई चीफ था, ठीक है, याह्या सिनवार के बारे में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, याह्या सिनवार के बारे में पूछ लेगा, हमास के बारे में पूछ लेगा। अभी हाउतीज का एक बहुत ही फेमस फाउद शुक्र करके एक कमांडर मारा गया था, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पूछने के लिए। अभी आपसे क्या पूछ लेगा, निकोलस मदुरो के बारे में पूछेगा, तो पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेनेजुला से रिलेटेड है। थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितनी बार प्रेसिडेंट रह चुका है, तो 3 बार प्रेसिडेंट रह चुका है। तो ये सारी चीज मैं अपनी करंट अफेयर्स में करा चुका हूं, तो आपको चीजों का अंदाजा होना चाहिए कि चीजों को देखना कैसे है। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि नए होम सेक्रेटरी कौन बने हैं, नए कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में डेफिनेटली पूछेगा, होम सेक्रेटरी के बारे में डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, CCI, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के बारे में पूछ ले। ठीक है, RBI के चेयरमैन के बारे में पूछ ले। हो सकता है आपसे RBI के चेयरमैन के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट करके पूछे कि उसकी सिग्निफिकेंस पूछे, ये पूछे, या आपसे पूछे कि सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले RBI के चीफ का, RBI के चेयरपर्सन का नाम बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चंस किसी भी टाइप से आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, जैसे अनवर इब्राहिम, उनके बारे में पूछ ले, क्योंकि इनका अभी रिसेंटली विजिट भी हुआ है इंडिया में। सिंगापुर के प्रेसिडेंट के बारे में पूछ ले, वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ ले। तो बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको रेडी रहना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे पहली बार महिला प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनी है, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। बहुत जगह डिक्टेटर चल रही है, डिक्टेटरशिप में किसके अंडर में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी जो म्यांमार में जनता का जो रूल चल रहा है, मतलब आर्मी का जो रूल चल रहा है, उसके जो चीफ है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। ये कैसे चीजें लर्न होगी, ये आपको डेली चीजें देखने से लर्न होगी। ठीक है, चीजों को डेली देखोगे ना तो आपके दिमाग में आता जाएगा कि यार ये तो ये था, ये तो वो बंदा था। ऐसे आप सोचोगे कि एक बार बैठ के लर्न कर लेते तो वैसे चीजें लर्न नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे ये मेरे को कैसे याद रहेगा प्रिगोजिन के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा सुनता रहता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अब जब आप डेली सुनोगे किसी का नाम तो आपको चीजें याद तो रहेगी ना यार, उसको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ से डेली करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ में आया, ये तो क्वेश्चन आना ही था। इस पर कहां से आएगा, वेनेजुला से आएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। या हो सकता है आपसे पूछ ले कि वेनेजुला के लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम पूछ ले और पूछे कि ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वही बंदा है जो स्पेन गया, स्पेन में जाकर उसने शरण ली है, तो इसलिए आपको चीजों का सबका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब देखो रिपोर्ट से रिलेटेड है तो रिपोर्ट सीधा लर्न कर लो ना यार। स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स लर्न कर लिया, सेकंड नंबर पे रिपोर्ट्स लर्न कर लो।
ठीक है। रिपोर्ट्स तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार बैठ के 2-3 दिन में लर्न कर लो ये सारी चीज़ों को, ठीक है। जितनी इन सब चीज़ों को सॉल्व करते जाओगे ना, तो वैसे ही आपके लिए करंट अफेयर्स वाला पार्ट और भी ज़्यादा ईजी होता जाएगा। और अगर करंट अफेयर्स वाला पार्ट ईजी हुआ तो इसका मतलब आप अपने नंबर बचा सकते हो, ठीक है। आपके पास 110 नंबर लेने के लिए है, 40 नंबर आपके पास गंवाने के लिए। अब आप सोचो कि 40 नंबर कहाँ कहाँ पे गवाओगे। आप स्टैटिक पार्ट में गवा लो, वो ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको नहीं गवाने हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात। अब देखो यहां से क्वेश्चन, इसको मैंने टैग दिया थीम बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको देखना पड़ेगा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका थीम क्या है, या कोई इवेंट हुआ है उसका थीम क्या है, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, जब भी चीजें सॉल्व होगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी कोई भी इवेंट हुआ तो उसका थीम एक बार देख लो ना यार, कोई फेस्टिवल हो उसका थीम एक बार देख लो कि क्या चीज है, ठीक है। या कोई स्पोर्ट्स गेम हुआ या कुछ भी चीज हुआ तो उसका एक बार थीम देख लो, ओलंपिक्स का थीम देख लो। तो ये थीम वाले जो क्वेश्चन है इसको अलग से लेकर चलो, इससे क्वेश्चन आएंगे और आपको सॉल्व करने हैं। यही जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जहां से आपकी गलती होती है और यहीं से आपके मार्क्स कटने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ईजी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 3-day सेलिब्रेशन ऑफ थंडीगुत फेस्टिवल। अब देखो फेस्टिवल वाले से भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपको, ठीक है। नेपाल के कुछ फेमस जो भी रिसेंटली हुए थे 2 फेमस फेस्टिवल के नाम भी मैंने आपको बताए थे, तो एक बार फेस्टिवल वाले भी याद कर लो। इस टाइप से चीज़ों को पढ़ोगे तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएगी, वैसे चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स कहीं से कुछ डिफिकल्ट नहीं आ रहा, सीधा सीधा पूछा है कि ये फेस्टिवल कौन से कंट्री से रिलेटेड है, अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो ठीक है। तो आप इस तरीके से आप लेकर चलो। देखो सिंपल क्वेश्चन, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ इवेंट होता है तो आप उसको एक बार देख लो कि इवेंट हो रहा है, उसका एम क्या है, उसका थीम क्या है, बस इतना जान लोगे तो 90% चांस है कि आप उस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उससे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि किसने होस्ट किया था, किसने क्या किया था, किसने वो किया था, अनलेस एंड अनटिल वो इंडिया का इवेंट है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हुआ है, सेमीकॉन इंडिया, तो वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। अभी क्वेश्चन को देखो, इसको मैंने टैग दिया है जनरल क्वेश्चन प्लस ट्रिक कैन बी यूज्ड। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें व्हाइट हाउस का पता दे दिया कि क्या व्हाइट हाउस का पता ये है 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। सेकंड है, इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। थर्ड है, ऑन November 1, 1800 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेजिडेंस इन द बिल्डिंग। एंड फोर्थ है, इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को लगेगा डिफिकल्ट कि यार हमें एड्रेस थोड़ी पता है व्हाइट हाउस का। तो उस केस में क्या करना है, आप इस चीज को समझो कि जनरल क्वेश्चन है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि कहीं से आप पढ़ोगे तभी चीजें सॉल्व होगी, ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। अब कैसे पता होनी चाहिए, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं इस केस में क्या कहूंगा कि डिफिकल्ट है, पर इसको सॉल्व करने के लिए भी बीपीएससी ने कुछ ट्रिक्स आपको पहले से दे दिया, ठीक है। कुछ लूपहोल क्रिएट करके दे दिया कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें क्या कर दिया कि इसमें ये बोल दिया इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। अब यार प्रेसिडेंट का जो हाउस है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन है, तो इसका हाउस तो यार डेमोक्रेसी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा ही ना। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो हाउस है वो तो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा ही, तो इसमें कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं। तो ये जो ऑप्शन है ये तो इतना जनरल स्टेटमेंट है, इसको टिक मारना ही पड़ेगा। इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली यार फोर्थ तो सही होगा। सेकंड देखो, इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब ये बच्चे को पता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट कहाँ रहता है, व्हाइट हाउस में रहता है, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ तो सही है। अब देख लो कि क्या इसमें पूछा है, करेक्ट है तो 1, 3 एंड 4 सेकंड भी होना चाहिए इसमें, तो ये तो गलत हो गया। 2 और 4 हर जगह होने चाहिए। देखो 2 एंड 3 दिया हुआ है, 4 नहीं दिया हुआ है, 3 एंड 4 दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है, 2, 3, 4 इसमें सही है, ठीक है। तो डी करेक्ट होगा आंसर इसका। अब एक बात बताओ, थर्ड मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता था कि ये सही है कि नहीं, पर ऑप्शन से हमें पता चल गया कि 2, 3, 4 ही सही होगा, क्योंकि 2, 4 तो डेफिनेटली करेक्ट है। इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन देख के भागोगे नहीं। इकोनॉमी के भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, पर वो बहुत सारे जनरल स्टेटमेंट होते हैं, उन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। ट्रेंड से याद रखो, चीज़ों को पता, चीज़ें आपको आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेट मीटरिंग से रिलेटेड है। अभी नेट मीटरिंग क्या है उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये इकोनॉमी की तरफ से भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो बोलेंगे कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत सारे बोलेंगे तो ये स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि एक स्कीम आई थी उसमें भी नेट मीटरिंग का यूज करा गया था, ठीक है, उसमें भी सिग्निफिकेंस थी नेट मीटरिंग की। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो इस टाइप के लिए आपको सच में नॉलेज चाहिए, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, जब भी आप सॉल्व कर पाओगे, वैसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट आप खुद से आप ये सोचोगे कि आप पेपर पढ़ोगे रोज तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको करंट अफेयर्स की क्लास देखनी पड़ेगी, देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मुझे
पता है ऑलरेडी कि यार क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसमें से कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन है कि नेट मीटरिंग क्या होता है, अगर आपको पता है तब आप कर पाओगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड दे दिया मैंने और कीवर्ड बेस्ड दे दिया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चीज़ें समझ में आ रही है कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ इसी टाइप से हम लोगों ने कैटर करने की कोशिश की है अपने 90 डेज प्लानर में, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग द अंडरवाटर वॉयज द टाइटैनिक रैकेट, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर टाइटन था, पर मैं आंसर्स पे नहीं जाऊंगा। मेरा इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन देखो, कुछ इवेंट होता है, कुछ भी करंट अफेयर्स में, कुछ भी करंटली कुछ भी इवेंट चल रहा है आपके आसपास, ठीक है। तो आप उसको लिंक करने की कोशिश करो, उससे एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें एक अंडर वाटर वॉयज की बात करी जा रही है, अंडर वाटर शिप की बात करी जा रही है कि टाइटन नाम की एक शिप थी, ठीक है। टाइटन नाम की एक अंडर वाटर शिप थी जो कि जिसमें बिलियनर्स बैठे हुए थे, 2023 की बात है। बिलियनर्स बैठे हुए थे और ये गए थे किसको देखने के लिए? जो टाइटैनिक था ना, टाइटैनिक शिप था, उसके मलबे को देखने के लिए गए थे। और जिस शिप में गए वो जाके इम्प्लोड हो गई, वो अंदर ही फूट गई, ठीक है। अंदर ही एक तरीके से पिचक गई। पिचकने की वजह से जो चारों व्यक्ति थे, आई थिंक 4 पर्सन थे, वो मारे गए। अब एक बात बताओ, जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मैंने आई थिंक किसी न्यूज़ चैनल में देखा था, आज तक इस समय कहीं पर देखा होगा मैंने। अब क्वेश्चन को देखा मैंने तो फिर मैंने देखा कि यार जो शिप का नाम है वो भी टाइटन है, और जहाँ पे जिसको देखने गई थी वो टाइटैनिक के उसको ही देखने गई थी, टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी। और जो शिप जिस शिप से गए वो लोग अंडर वाटर शिप से गए, उसका नाम भी टाइटन था। अभी मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी कि मतलब टाइटन को देखने गए और टाइटन वाली शिप से गए और वो भी खत्म ही होगी, मतलब उसमें भी जो लोग थे वो मारे गए, ठीक है। तो ये कुछ हैरानी वाली चीज होगी, मतलब एक स्टोरी बन गई इसके पीछे। तो चीजें जब स्टोरी बना के आप याद करोगे तो चीजें आपको ध्यान में रहेगी, ठीक है। देखो ऐसे तो आपको हर एक चीजों का रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर किसी के लिए आप सोचते हो कि बिना रिवीजन के आप कर पाओगे तो वो भाई आप गलत फहमी में हो, ठीक है। बिना रिवीजन के आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको क्या करना है कि कोई भी चीज आप देखते हो ना तो उसके पीछे एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आप स्टोरी बनाने की कोशिश करो और क्वेश्चंस को देखते ही और फिर आप सोचो, जैसे कोई कुछ भी करंट में चल रहा है तो आप सोचो कि यार वही क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन आ गया और आपने सही आंसर भी लगा दिया, तो उसके बाद का जो सेटिस्फेक्शन है ना, उसके बाद का जो सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा कि हाँ यार इस टाइप का क्वेश्चन है और मैंने सॉल्व कर दिया अपने मन में ही, ठीक है। तो वो आपको अलग से मोटिवेशन देगा, आपको अलग से मोटिवेशन देगा कि यार और भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और भी चीज़ों को पता करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उससे पहले मैं 90 डेज प्लानर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब जो 90 डेज प्लानर का है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करी, हमने ना इजी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस को रेप्लिकेट किया जो कि बीपीएससी पीवाईक्यू में आते हैं, ठीक है। हमने उसी टाइप से क्वेश्चंस को बनाए ताकि एक आपका माइंडसेट तैयार हो पाए, ताकि आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओ। नहीं तो आप ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या देखोगे कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट करके यह दिखाने की कोशिश करी जाती है कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, या क्वेश्चन को इतना ईजी कर दिया जाए कि ताकि लोगों को लगने लग जाए कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चीज़ों को रेप्लिकेट करते देखते हैं कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि नहीं। और इस टाइप से मैंने कई सारे टॉप 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराए। मैं आपको प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस दे दूंगा, आप देखोगे क्वेश्चंस का लेवल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को, इस बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। टोटल 7 बुक्स आपके पास आएगी। इससे फायदा ये होगा कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अराउंड इसमें आपको पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर से अराउंड 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और फिर स्टैटिक के इतने सारी बुक्स हैं, तो आपके पास बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए। और जितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही ज़्यादा बिल्डअप हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहीं सबसे बेहतर है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस चीज़ में आपका दिल लगता है, कि आपका दिल लगता है कि नहीं ये चीज़ बढ़िया है, तो आप उसी चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि एट द एंड वही काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच, अभी देखो ये कुछ ना एसेसरीज के नाम दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है। अभी इसको मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में इसलिए डाला है क्योंकि मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता कि ये किस टाइप से किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब यार कोई पर्सन होगा, हो सकता है उसको पता होगा कि वो इससे रिलेटेड होगा, नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादातर बच्चों के लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है। तो इस टाइप के कुछ 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं जाने वाला, छोड़ देना क्वेश्चन को, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप तुक्का लगाओगे तो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली, ठीक है। अब देखो ये कितना वेग क्वेश्चन है, ये किस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब भाई यूएसए के कितने सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जिंदा है, ठीक है, सब लोग मर तो नहीं गए, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जिंदा है। अभी कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात करें, ट्रम्प की बात करें, ओबामा की बात करें, कुछ भी नहीं पता। हालांकि ये जो क्वेश्चन था ये ओबामा के बारे में था, क्योंकि उसने एक बहुत ही फेमस बयान दिया था किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, ठीक है, एक इंटरव्यू में। पर ये फिर भी क्वेश्चन वेग कहलाएगा, क्योंकि पता ही नहीं ना कौन सा, क्योंकि सारे यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं, कहीं का जो प्रेसिडेंट होते हैं, उसके जो भी बयान
होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ का इंपॉर्टेंट है? तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इसके लिए ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जनरली चीज़ों को देखते जाओ, एक बार करंट अफेयर्स में देखते जाओ कि चल क्या रही है मार्केट में, ठीक है, कंट्री में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कहीं आप सोच के चलो कि हिट करके आएंगे, इसको पक्का सही करके आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स आर करेक्टली बेस्ट, ठीक है। अब अगेन मैं आंसर्स में नहीं जा रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में एक तो ये पूछा जा रहा है कि किसने क्या मेडल जीता, ये प्लस सेकंड आपसे स्पोर्ट्स के बारे में ही पूछ ले रहा है कि स्पोर्ट्स किस चीज से रिलेटेड है और ट्रॉफीज किससे रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऑलरेडी कवर करके चलना है, ठीक है। रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी आप कवर करके चलोगे, ठीक है। कहाँ पे इवेंट हो रहा है उसके बारे में एक बार, कंट्री अगर बाहर हो रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है तो इवेंट के बारे में देख लोगे कहाँ पे हो रहा है, ये चीज देख लोगे और उसका थीम देख लोगे। अगर इंडिया में हो रहा है तो ये भी एक्स्ट्रा कर लेना कि उसका एम देख लेना कि वो किस लिए है, क्या वजह है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये देख लेना, या उसको इनॉग्रेट किसने किया है ये देख लेना। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया तो एक बार वो देख लेना। तो इस टाइप की चीजें आप देखोगे रोज डेली बेसिस पे तो चीजें लर्न होती जाएगी, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट वाली चीज उसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चन है। अब ये अगेन डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ये 2022 में कुछ डेटा आया होगा और 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही। अब इस केस में भी दो बच्चे हैं, एक तो इसको पता होगा कि इसका आंसर क्या है तो वो टिक मार के आ जाएगा, पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार कुछ डेटा होते हैं ना वो लर्न नहीं होते। जैसे इस टाइप के जो डेटा होंगे वो जनरली आपको याद नहीं रहेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में एक बार आप जनरल पर्सपेक्टिव लेकर चलोगे चीजों का, ठीक है। एक स्टोरी बना लो अपने अंदर कि जैसे कि इंडिया की मैं रैंक पूछ लूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। समझ लो आपको चीजें याद नहीं रहती तो आप कैसे याद करोगे कि यार 150 से ज्यादा है 170 के बीच में, इस टाइप से याद कर लो ना कि 150 से ज्यादा हमारी रैंक आ रही है, ठीक है। इस टाइप की कुछ रैंक आ रही है, तो इस टाइप से जब करके रखोगे तो दिमाग में सही, मतलब इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो 40 है, फिर 233 है, फिर 576 है, 576, फिर 984 है, ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑप्शन है बहुत ज्यादा दूर दूर है। अगर ऑप्शन होते 232, 233, 234, 235, तो इस टाइप के ऑप्शन होते तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता, पर जब ऑप्शन इतने दूर दूर है तो आपको पता होगा कि यार 200 से ज्यादा है, 300 से कम है, कुछ इसके आसपास होगा तो यही आंसर होगा। इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ के चलना है कि अगर कोई डेटा होता है ना तो उसके आसपास की चीजों को देखा करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, कोई बॉडी बनाई गई कब, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, ठीक है, या प्लानिंग कमीशन की बात हुई, ठीक है। तो ये कब बनी थी, ये 15 मार्च 1950 को बनी थी। अब ये मेरे को चीजें कैसे याद रहती है, ये मेरे को चीजें ऐसे याद रखती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब एग्जिस्टेंस में आया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये एनफोर्स हुआ, तो मैं याद रखता हूं कि इसके 1.5 महीने बाद प्लानिंग कमीशन आ गया था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन किससे पहले आ गया था, प्लानिंग कमीशन आ गया था इलेक्शन से पहले। तो इस तरीके से मैं चीजों को लिंक करता हूं तो मेरे को चीजें याद रहती है, ठीक है। नहीं तो मेरे को भी याद नहीं रहेगा कि यार प्लानिंग कमीशन कब बना था, ठीक है। ऐसे आप याद करो कि इलेक्शन कब हुआ था, तो ऐसे देख लो ना कि आगे कुछ इवेंट हुआ है, उसके पीछे कुछ इवेंट हुआ है, फिर देख लो कि आजादी के कितने साल बाद हुआ है, ठीक है। उस टाइम मोदी जी कह रहा हूँ, सॉरी, गांधी जी की मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आप देखोगे तो आपसे चीजें सॉल्व होती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन देखो 2000 कब आया, आपसे 2023 में आया, ठीक है। और किससे आया, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 से आया। इससे ये पता चलता है कि यार अगर कोई पुराना इवेंट है जो कि इंपॉर्टेंट रह चुका है, जो अभी असर कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, ठीक है। सबको ही पता रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया साइंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल रिलेशन धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ठीक है। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो अच्छे से करके आना। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होते जा रही है। आईआर पढ़ने के लिए आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी दैट मीन्स कि आपका मैपिंग वाला पार्ट अच्छे से कवर होना चाहिए, तो मैपिंग अच्छे से कवर करके जाना। अब यहाँ पे देखो कि इंडिया साइंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री, ठीक है। अब इसका आंसर जो भी हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस बार आपसे पूछा एक्टा के बारे में। अब 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा टेपा के बारे में, ठीक है। टेपा नाम का एक एग्रीमेंट हुआ है, कौन सी कंट्रीज है टेपा में, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। यूरोपियन की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट नहीं भी बोल सकते हो, ठीक है। वो कुछ कंट्रीज हैं, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का 10 मार्च को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा ऑब्वियसली यही बनेगा ना। इस बार एक्टा के बारे में पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट बार टेपा के बारे में पूछ लेगा, तो आप बोलोगे सर आपने जो बताया था वही आ गया यार, क्योंकि यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था। आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, यूए के साथ किस टाइप के एग्रीमेंट हो रहे हैं, यूएसए को आप मान के चलो, यूएसए के साथ जो भी एग्रीमेंट होता है उस पर एकदम खास कर ध्यान रखा करो, ठीक है। यूएसए के साथ या रशिया के साथ जो भी एग्रीमेंट होता है उसको आपको हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है। सिंगापुर के साथ अभी कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बारे में
थोड़ा सा जान लो। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। यूएई के साथ जो हमारे यूपीआई का जो लिंकेज हुआ है, यूएई के एक तरीके यूएई का जो यूपीआई है और हमारा जो यूपीआई है उसके साथ जो लिंकेज हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना यार कि चल क्या रही है मार्केट में, ठीक है। जैसे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे अनवर इब्राहिम, फिर जो हमारा स्ट्रेटेजिकली जो रिश्ता है मलेशिया के साथ उसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया गया, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप का आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें चल क्या रही है, ठीक है। तो अभी एक्टा के बारे में पूछा, तो नेक्स्ट आपसे पक्का टेपा के बारे में पूछेगा जो 10 मार्च को साइन हुआ इंडिया और टेपा कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेपा में कौन कौन सी कंट्रीज है और एग्रीमेंट क्या था, ठीक है, और क्या उसमें क्या उसकी क्या सिग्निफिकेंस, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगेन कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि ये चीज़ कहाँ पे हुई है, ठीक है। अब ये यार इस टाइप के ना जनरल क्वेश्चन होते हैं, ये आप एक बार भी देखोगे ना, एक बार भी देखोगे, ठीक है, कि न्यूज़ में आया है, एक बार भी देखोगे तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो आसानी से इजीली सेटल हो जाती है दिमाग में, तो ये उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन है। तो इसको मैंने डाल दिया टू द पॉइंट क्वेश्चन, नहीं इसको जनरल क्वेश्चन डाल के चलो, जनरल भी बोल सकते हो, टू द पॉइंट भी लेकर बोल सकते हो, ठीक है। इस टाइप को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट, आपको पता होना चाहिए ना। अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी क्वेश्चन पूछेगा कि चाइना में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, चाइना में कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था किससे, ह्यूमनॉइड रोबोट से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रह के चलो, ठीक है। ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में वो पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक लेवल नीचे जाओ और जितने भी ह्यूमनॉइड रोबोट हैं जो अलग अलग कंपनीज बना रही है उसके बारे में एक बार देख लो कि टेस्ला कौन सी बना रही है, माइक्रोसॉफ्ट कौन सा बना रही है, गूगल कौन सा बना रही है, उसके बारे में देख लो। सोफिया को किसने बनाया था ये देख लो, एटलस को किसने बनाया ये देख लो। तो इस टाइप से चीज़ों को देखोगे तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएगी, इस चीज़ को आप मान के चलो, ठीक है। तो आपको परत बाय परत पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको ऊपर से देखोगे तो सॉल्व हो जाएगी, कुछ टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा एक लेयर डीप जाना पड़ेगा, और कुछ जब टेक्निकल टॉपिक्स आते हैं तो उसमें और ज़्यादा आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है, तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तिलियर देमी फॉसिल्स ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर कॉल्ड तिलिया डैम्बिड्स वर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। अब अगेन ये कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ। तो यार ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ये आपको सीधा आपको सुनने को मिलेगा और चीज़ें याद भी रहेगी, तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा चिंता ना लो। आपसे पूछेगा कि ये चीज़ें कहाँ पे आपने देखी है तो आप उसको सीधा टिक मार के आ जाएंगे, पर ये उसी केस में याद रहेगा जब आपने एक बार भी पढ़ा होगा इस चीज़ को, ठीक है। और रिवीजन कर लोगे तब तो आपके दिमाग में पूरा फिक्स हो जाएगा, तो कोई भी चिंता लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते ही नहीं हो तो आपसे कैसे चीज़ सॉल्व होगी, नहीं हो पाएगी ना यार। ऐसे थोड़ी अंदाजा लगा लोगे कि कहाँ पे हुआ था, कुछ वर्ड से अंदाजा लग रहा है, कुछ भी अंदाजा नहीं लग पाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइंस इज एसोसिएटेड विद। अगेन ये इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि डिक्लेरेशन किससे चीज से रिलेटेड है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, एयर से रिलेटेड है, माउंटेन से रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड है, या फ्रेश वाटर ग्लेशियर से रिलेटेड है। मतलब कुछ भी ज़्यादा डीप में घुसने की कोशिश नहीं करी, आपसे सीधा सीधा ऊपर से पूछ लिया कि लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। कुछ भी ऐसा नहीं पूछा कब साइन हुआ, ठीक है, या उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, या इंडिया बहुत देर उसका मेंबर बना था, बहुत देर बाद उसका मेंबर बना था, या इंडिया मेंबर कभी बना ही नहीं। इस टाइप से कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ ऊपर से चीज़ों को पूछ लिया है। अगर यूपीएससी होता ना तो यूपीएससी इसकी बाल की खाल उतार देता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ता, एकदम अंदर तक घुस जाता है, ठीक है यूपीएससी। पर बीपीएससी आपसे सिर्फ ऊपर लेवल से पूछा है, तो आपको चीजों को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट। अब ये अगेन जनरल वाले हैं, इसको जब भी आप सॉल्व कर पाओगे टू द पॉइंट इसको मत करना, ये जनरल है, जनरल लेके चलो, नहीं तो इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड या नॉलेज बेस्ड लेकर चलो, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगी, इसीलिए मैं करंट अफेयर्स इस टाइप से कराता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो करंट अफेयर्स कैसे कराते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे इवेंट हुआ, वो इवेंट के बारे में बता दिया और फिर आगे बढ़ गए। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग परफेक्शन है इसमें, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर तक थोड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछ लिया, तो सबसे कॉस्टलीस्ट क्या थी, सबसे कॉस्टलीस्ट थी कुवैती दिनार। ये मैं ऑलरेडी आपको अपने करंट अफेयर्स क्लास में करा चुका हूँ। सेकंड नंबर पे थी बहरीनियन दिनार, ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर मैंने एक बार ये भी बताया था कि चीज़ों को याद करने का तरीका कि यार एक चीज़ नोटिस कर लेना, ये चीज़ नोटिस कर लेना कि पाउंड जो कि यूके की करेंसी है और यूरो जो कि यूरोप की करेंसी है, वो किससे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू यूएसए की करेंसी से ज़्यादा है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यही होगी आपसे कि यूरो ज़्यादा है कि पाउंड ज़्यादा है कि यूएस डॉलर ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन गलत करेगा ना तो वो मूर्खता वाला बात हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यूएसए है जो पाउंड और यूरो से कम है, और जो पाउंड है ना वो यूरो से भी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि पाउंड जो है ना वो
यूरो से भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है और यूरो की वैल्यू यूएसए के डॉलर से भी ज़्यादा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जब चीज़ों को पढ़ोगे ना, इंपॉर्टेंट करेंसीज के बारे में देख लो, इंडिया कौन से नंबर पे, ये देख लो, तो इस टाइप से पढ़ोगे तभी चीज़ें लर्न हो पाएगी, ठीक है। तो आपको इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता कि इसका आंसर पाउंड होता। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एमिराट्स ऑफ यूएई आर, अभी देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, कितना फनी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपसे छूटना नहीं चाहिए था। कैसे, ये इतना जनरल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट नहीं, इसको भी जनरल लेके चलेंगे, इतना बेसिक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछ लिया, अब अगर आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपको नहीं पता यार इसके टोटल 7 एमिराट्स होते हैं, ठीक है, यूएई के टोटल 7 एमिराट्स, आपको नहीं पता कि 7 एमिराट्स कौन से हैं, तो आपको क्या करना है, आप एक बार देख तो लो पूरा ऑप्शन, भागो मत, ए पढ़ के समझ लो, भागे ऐसा नहीं कर सकते आप, उसको पूरा पढ़ो, ठीक है। दुबई, शारजा, अजमन, देखो जैसे ये पढ़ो, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, अल कुवैत, फुजैरा, रस अल खैमा। नहीं पता कि यार इसका सही आंसर ए है कि नहीं। सेकंड देखते हैं, दुबई, शारजा, शारजा तो बोलोगे शारजा कहाँ पे यार, फिर अजमान, फिर जेड्डा, जेड्डा तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। कुवैत, कुवैत तो शायद अलग ही कंट्री है, बहरीन अलग ही कंट्री है, तो बी कहाँ से हो गया यार, यूएई के अमीरात कहाँ से हो गई है, ठीक है, ये तो अलग कंट्रीज है। फिर ये देखो उल कुवैत, बुजैरा, ये फुजैरा, रस अल खैमा, फिर रियाद, फिर आप रियाद सोचोगे, रियाद तो यार सऊदी अरेबिया में, सी को भी हटाओ, ठीक है। फिर डी देखो, शारजा, अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, दुबई, बहरीन, कुवैत, ठीक है। फिर सोचो कुवैत और बहरीन तो दूसरी कंट्री है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से देखोगे ना, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं क्या करवाता हूँ आपसे, मैप बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताया तो यार ये कंट्री है, तो आपको याद रहेगा कि बहरीन अलग कंट्री है, कुवैत अलग कंट्री है, मैंने बता रखा है आपको, तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि यार यूएई का तो पार्ट हो ही नहीं सकती है, तो आप उसको अलग करके चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास सटीक नॉलेज हो, यहाँ पे सटीक नॉलेज का गेम नहीं है, यहाँ पे आप कितने प्रोबेबिलिटी में कितना सही आंसर लगा पाते हो, ये चीज मैटर करती है, ठीक है। आप सोचोगे कि आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए ABCD, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूपीएससी में तो वो भी नहीं होता भाई, यूपीएससी में मैक्सिमम 25% क्वेश्चन कर सकते हो, 30%, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चलती है कि आपको पता होना चाहिए कि यार इसका आंसर ये होगा, इस तरीके से निकाला जाएगा, आप उसी को एक तरीके से अप्लाई करके, अपना जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आंसर कुछ भी नहीं मिलता, बीपीएससी में फिर भी मिल जाता है, पर यूपीएससी में बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो एक तरीके से माइंडसेट को क्रिएट करो, उस टाइप के माइंडसेट को प्रिपेयर करोगे तभी बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे मत पढ़ो और बच्चों की तरह मत पढ़ो यार, कि जो रेलवे की तैयारी करें या किसी चीज़ की तैयारी करें उस तरीके से पढ़ रहे हो, रट्टा मारो, उस तरीके से चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। थोड़ा सा दिमाग को खोल के टॉप व्यू से देखने की कोशिश करोगे तब चीज़ें सॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अभी तक मैंने 22 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। 22-23 क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आपको मैंने बता दिया कि यार क्वेश्चंस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस इजी है, मैंने एकदम आपको अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर दिया है। अब एक बार हम लोग पूरा पेपर देख लेते हैं 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का, और मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आप इसमें से कर सकते थे। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस का क्वेश्चन है और साइंस का कोई कोर पार्ट से कुछ क्वेश्चन है, तो वो होगा इजी, मतलब उसको भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन होगा या ज्योग्राफी का इजी क्वेश्चन होगा, पर मैं उसको बोलूंगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा कि यार ये तो बेसिक क्वेश्चन सबको ही पता रहता है तो आप कर ही लोगे, तो ऐसा मैं नहीं बता रहा, सिर्फ करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी एनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटर नेटवर्क साइलेंसिंग। अभी इस टाइप का क्वेश्चन देखो, कितना जनरल क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन पूछा है कि ये 5G मोबाइल कम्युनिकेशन आने के बाद क्या चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग या नेटवर्क साइलेंसिंग। अब एक बात बताओ, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियसली पहले वाले से बेहतर होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले वाले से एकदम बेकार हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरी चीज़, अगर कोई पहले से चीज़ें एग्जिस्ट करी है तो जनरली आपको चीज़ों उसके बारे में पता होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ आपको थोड़ी बहुत पता होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल ही पता नहीं होगा और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे देगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अगर चीज़ें पहले से चल रही होगी, जैसे अगर मैं बोल दूँ कि यार व्हाट्सएप कॉलिंग होने लग जाएगा 5G आने के बाद, तो आप सोचोगे यार व्हाट्सएप तो पहले भी कॉलिंग करता है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली गलत होगा ना यार। अब इसमें देखो, एज कंप्यूटिंग आपको पता नहीं चल रहा कि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ भारी भरकम वर्ड है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता चल रहा होगा, ऐसे इजी चीज़ है। नेटवर्क साइलेंसिंग आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो आपको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। तो जो नई टेक्नोलॉजी आएगी 5G में, तो ऑब्वियसली हम लोग अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगाना है, 1 2 3। अब एक बात बताओ, जिसने ABC लगाया मतलब उसने फालतू के ही अपने नंबर कटवाए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये D तो इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है। अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं भी पता है तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या है कि
स्पेस मिशन दे दिया और एक्सप्लोरेशन दे दिया। अब स्पेस मिशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा? अब स्पेस मिशन से रिलेटेड आएगा, ये जो 2 पर्सन्स गए हैं उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। वो जो स्पेस में गए, अब 8 महीने तक वो फंस गए। अब क्वेश्चन आएगा कि उसका कैप्सूल से रिलेटेड आएगा, वो गए किस में था उससे रिलेटेड आएगा, क्यों फंसे उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। मैंने बताया कि थ्रस्टर और हीलियम गैस के लीक होने की वजह से फटे। आने वाले किस कैप्सूल से आने वाले? तो स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल से आने वाले हैं। तो इस टाइप की टेक्निकलिटी वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उससे थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपसे क्या पूछेगा? कुछ मिशंस के नाम पूछ लेगा, जो यहाँ पे पूछ लिया है। तो एक बात बताओ, फिर से स्पेस मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। तो यार वो सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूसली न्यूज़ में है, आपको वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि उसमें जो एक साइंटिस्ट है जो कि गई हैं, उनका नाम तो आपको पता ही है, ठीक है, वुमेन। तो जब वो ऊपर गई हैं, वो इंडियन ओरिजिन की भी रह चुकी हैं और उनको पद्मा अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि पद्मा अवार्ड उन्हें कब मिला था, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले क्या उन्होंने स्पेस वॉक करी है कि नहीं, या स्पेस वॉक को उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है उसके बारे में पूछ ले। तो बहुत सारी चीज़ें जो घुमा फिरा के पूछी जा सकती है, तो आपको चीज़ों के बारे में रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप क्वेश्चन तो फिर से आ सकता है, एक बार लिख के ले लो, ठीक है। हो सकता है फिर से स्पेस मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो रेडी रहना। अब थर्ड देखो, लाइन एंड। अब देखो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए ईजी रहेगा, पर मैं इसको मान के चलूंगा कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगेन इस वाले को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके चल रहा हूँ, साइंस का क्वेश्चन है, पर मैं मान के चल रहा हूँ यार कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है। इजी होगा पर मैं फिर भी डिफिकल्ट मान के चलूंगा। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब देखो जावा, स्क्वायरल, पाइथन या कोबरा। अब आपको क्या देखना है कि यार फोर्थ, जावा तो मैंने सुना ही और पाइथन मैंने सुना है, कोबरा और स्क्वायरल हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो 2 and 4 लेके चलो, 2 and 4 तो सब में होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो 2 and 4 इसमें है, 2 है, 4 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी सीधा सीधा लगा दो। इस टाइप से आप चीज़ों को पकड़ना है, ठीक है। एक चीज़ को पिक करो, अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक का भी अच्छे से अंदाजा है ना, तो आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो उसमें से हम लोग ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 23 क्वेश्चन मैंने वहां पे कराए, फिर यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपसे, 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे करवा दिए। तो ऐसे करके मैं 70 पार कर दूंगा। आप देखिएगा, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी। अब एक बात बताओ, चैट जीपीटी कितनी ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि हमेशा फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आशियान से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बड़ी बड़ी कोई बॉडी हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और चैट जीपीटी में क्या ही था, इसका आंसर क्या था? जनरेटिव, प्री ट्रेंड, ट्रांसफॉर्मर। तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, इसमें आपको दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को रोज डेली बेसिस पे देखते हो ना, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप इस चीज़ को आप क्लियर लेके चलो, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग, ठीक है। कौन सा टेस्ट नहीं है? अब हो सकता है ये इजी क्वेश्चन हो आपके लिए, पर मैं इसको डिफिकल्ट लेके चलूंगा क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि एनोरेक्सिया, स्लीप डिसऑर्डर। अब ये भी इजी क्वेश्चन है, पर मैं इसको डिफिकल्ट लेके चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक बात बताओ, जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप क्या नहीं कर पाओगे? तो आप एक कर पाओगे, ठीक है। बट मैं फिर भी मैं मान के चलूँ कि आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स। अब इसमें पल्सर्स के बारे में पूछा था, अब आपसे पता क्या पूछेगा? अब आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछेगा क्वार्सर के बारे में। इस चीज को आप लिख के ले लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपसे पूछेगा क्वार्सर के बारे में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वार्सर पाया गया कहां पे? यूरोपियन एजेंसी द्वारा, ठीक है। एजेंसी का नाम देखोगे और वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है और वो 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है हम लोगों से, ठीक है। और वो एक दिन में एक सन को खा जाता है, उसकी भूख इतनी बड़ी है, और वो 500 ट्रिलियन टाइम ज्यादा तेज चमकता है किससे? सन से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पल्सर्स के बारे में नहीं, इस पर पूछेगा कि क्वार्सर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वार्सर आपको पता होना चाहिए, ये बात मैं ऑलरेडी अपने करंट अफेयर क्लास में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्राउंड डायमंड्स। अब एक बात बताओ, लैब ग्राउंड डायमंड्स कितना ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। इवन लैब ग्राउंड डायमंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसको दिया था? जो बाइडेन की वाइफ जिल बाइडेन को। तो क्वेश्चन आ सकते थे, ठीक है। डायमंड से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग खोली गई है, ठीक है, गुजरात में। तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आएंगे ना लैब ग्राउंड डायमंड से, और ये न्यू टेक्नोलॉजी भी आई थी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या था? कुछ भी नहीं था। अभी देखो, व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, केवलर इसका आंसर था। यूपीएससी में ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें भी आना ही था, ठीक है। अब देखो HMX हो सकता है आपको नहीं पता होगा, बट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट। अब मैंने ह्यूमनॉइड रोबोट से कहा ना कि ह्यूमनॉइड रोबोट से क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, इस बार भी आ सकते हैं। एक बार सारे रोबोट्स देख लेना है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, एक बार नजर भी मार लोगे ना तो दिमाग में चीजें बैठ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेंगे।
मैनहट्टन प्रोजेक्ट, अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था? न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था जो जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करी जा रही थी, उस चीज से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज में था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, दूसरी चीज न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाया जा रहा था उससे रिलेटेड एक मूवी भी आ रही थी, ठीक है, हॉलीवुड की। उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो जो मूवी आ रही थी उसमें जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे फोकस दिया जा रहा था, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही था। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये चीज़ तो आप कर ही लोगे ना। अब ये देखो कि द इमेज से रिलेटेड कॉनकेव कॉन्वेक्स, शायद ये सब पूछने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, पर मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि डिफिकल्ट है, फिर भी देखो आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अब ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड कोई भी स्कीम पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा एक लेयर उठाओगे तो आप पक्का ये पढ़ लोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल की सिग्निफिकेंस क्या है, वो किस काम की आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने कुछ डिफिकल्ट था क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉलिड, हो सकता है ये आपको डिफिकल्ट लगे, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। नाइन्थ क्लास में सबसे पहले आप यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स? अब देखो कोविड से रिलेटेड क्या चीज़ आपको कवर करके नहीं जानी चाहिए थी, जो भी वैक्सीन बनाई गई है उससे रिलेटेड क्या चीज़ आपको नहीं पता होनी चाहिए थी? ऑब्वियसली पता होनी चाहिए थी। इस बार एमपॉक्स से रिलेटेड क्या आप नहीं पढ़ के जाओगे, ठीक है। इस बार जो नया वेरिएंट पाया गया फ्लर्ट वेरिएंट किसका है, या पढ़ के जाओगे, ठीक है। पोलियो जो वायरस फैल रहा है उससे रिलेटेड जो भी वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, वो वायरस के बारे में, वेरिएंट के बारे में पता करके जाओगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एमपॉक्स के वेरिएंट के बारे में पता करके जाओगे, क्लैड 1 क्लैड 2 क्या, ये सारी चीज़ें पता करके जाओगे, तो इस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि किस टाइप के और सवाल आ सकते हैं इसी बेसिस पे, ठीक है, इसी थीम के बेसिस पे। Which of the following liquid is a bad conductor of electricity? ये है तो इजी, पर इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि डिफिकल्ट है। द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और डिस्कवर्ड बाय, अब ये बताओ कितना इजी क्वेश्चन है बायोलॉजी का। अब आप देखो साइंस में आपको करना क्या है, ये देख लो। साइंस में आपको क्या करना है, नीचे से बॉटम से अप वाला अप्रोच अपनाना है और अप से बॉटम वाला अप्रोच अपनाना है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बॉटम से अप वाला अप्रोच क्या है, इसमें आप बायोलॉजी को उठाएंगे और धीरे धीरे करके इसको बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ते जाओगे हर एक दिन, ठीक है। ऊपर से टॉप से अप वाला अप्रोच क्या है कि जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है ना, उस चीज़ को आप सीधा लर्न कर लो। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं समझ में आ रही है उसको रट जाना, ठीक है। रट जाओगे चीज़ें सॉल्व हो जाएगी यार, क्योंकि अगर साइंस से क्वेश्चन आया तो करंट के बेसिस पे दे देगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं 60% होते हैं वो करंट के बेसिस पे होते हैं। जब करंट के बेसिस पे हो जाएंगे तो आपको बेसिक आपको पता है नहीं पता वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर, मतलब थोड़ा सा आपको क्या करना है, कुछ टाइम आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है और कुछ टाइम आपको करंट अफेयर्स पे साइंस के ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करोगे तभी चीज़ें सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। और देखो हाउ टू प्रोवाइड वेक्टर वैक्सीन, अभी देखो वैक्सीन से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते, ऑब्वियसली कर पाते यार। ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो कौन कर पाएगा? वैक्सीन से रिलेटेड इस बार भी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार पोलियो का केस मिला कहाँ पे, मेघालय में। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए ना यार कि वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस क्या होता है। ये चीजें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका करंट अफेयर्स में। तो यार इस तरीके से ही चीजों को अप्रोच किया जाता है, तभी आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द कॉन्टिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट, अब ये बताओ कि कितना बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ये सबको ही पता रहता है, ठीक है, ये सबको ही पता रहता है। तो पर मैं फिर भी इसको मान के चल रहा हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अभी देखो द थ्योरी ऑफ पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये कितनी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप छोड़ोगे तो यार गलती होगी कि नहीं होगी। कट ऑफ कितना था? कट ऑफ था 94, कट ऑफ था 94। 110 मार्क्स तो आप ऐसे ही पार कर लोगे इस पेपर में। इस पेपर को आप ढंग से सॉल्व करने बैठो तो 110 मार्क्स आपसे पार हो सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। इसलिए आपको चीजों को इस तरीके से देखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म, अब mRNA की फुल फॉर्म पूछ ली। अब यार अगेन ये साइंस का इतना सिंपल क्वेश्चन है, अब DNA RNA आपसे पूछ लेगा तो क्या आप नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली कर पाओगे, इससे मैसेंजर वाला इसका आंसर होगा, ये रहा मैसेंजर वाला। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। एंड AC करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, अब देखो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो इसको छोड़ दो, ठीक है, या है तो इजी क्वेश्चन आप इसको कर सकते हो, ठीक है, पर करंट से रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट बोल रहा हूँ। करंट डेंसिटी आप देख लो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ते हैं, अभी इसको छोड़ो। अभी देखो व्हाट इज द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, इसको छोड़ो, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लस इजी भी है, पर मैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसको छोड़ो। और देखो इसमें शिपरैक टूरिज्म के बारे में पूछ लिया, तो ये पिछली बार न्यूज में था, कीवर्ड आपको पता होना चाहिए था। G20 मेंबर के बारे में पूछ लिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादा बाल की खाल उतारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, एक लेयर आप नीचे जाओगे तो चीजें सॉल्व हो जाएगी। G20 के बारे में आप बस सर्च कर लेते ना तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रंट पेज पे मिल जाती कहीं पे भी, ठीक है। तो कुछ भी इसमें कुछ खास था ही नहीं। व्हाट इज द हेड ऑफ रशियन वैगनर ग्रुप, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो इजी क्वेश्चन है ना यार। अब ये देखो क्वीन एलिजाबेथ, अभी कितनी बड़ी घटना हुई थी, ये इतने साल तक पावर में रही है। आप सोच के देखो महात्मा गांधी जब
जिंदा थे ना तब भी ये जो व्यक्ति थी ये उस टाइम भी क्वीन थी और ये भी हाल फिलहाल में गई है, तो ये बताओ इंपॉर्टेंट घटना थी कि नहीं। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ये तो एकदम आपको पता होना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन आने चाहिए, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अब बता मैंने क्या बताया था कि आपको रिपोर्ट से रिलेटेड सारी चीजें कवर करके चलनी है। व्हाट वाज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो, ये वाला हम लोगों ने कर लिया, थीम बेस्ड क्वेश्चन सारे कवर करते हुए चलना है। 3 डे फेस्टिवल वाला कर लिया, ठीक है, व्हाइट हाउस वाला कर लिया है, और देखो नेट मीटरिंग कॉन्सेप्ट वाला कर लिया है। नेक्स्ट देखो मेजेंटा क्या, कौन सा कलर, अभी कलर दिया हुआ है। अब हो सकता है ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता होगा, तो आप अपने बेसिस पे देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीप सी सबमर्सिबल। अब ये सेम चीज है कि वो टाइटन वाली शिप थी। अब मैं इसको कैसे याद करूंगा, मैं अगर करंट में न्यूज देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि हो ऐसा कैसे हो गया कि टाइटन नाम की शिप थी वो डूब गई थी, और उसी शिप को देखने के लिए, उसी के मलबे को देखने के लिए जो अंडर वाटर वॉयस तैयार किया गया, उसका नाम भी टाइटन रखा गया और वो भी डूब गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपको याद रहेगा कि टाइटन उसका भी नाम था, तो मेरे दिमाग में फिट रहता ना यार क्यों ऐसी चीज होने वाली है, ठीक है, हुई है। तो आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। अभी देखो फुटवियर फैशन, अब ये हो सकता है इसको डिफिकल्ट लगे, भाई मुझे भी तो ये डिफिकल्ट लगा क्योंकि मैं इन सब चीजों में ज्यादा नहीं हूं और इस टाइप के क्वेश्चन को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अभी कितना ज्यादा वेग क्वेश्चन है, ये कुछ भी ऐसा है क्या बहुत ही ज्यादा लाइक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जनरल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, आपको पता होनी चाहिए चीजें, नहीं पता तो कोई बात नहीं, गलत करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पे दिक्कत है कि नहीं, ये स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स वाला है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीजें कवर करके जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड, ये मैंने क्या बताया था, सर्वे वाला बताया था। इसमें आपको क्या याद करना है, आप देखो डेटा, देखो डेटा आप ऐसे अंदाजा रखो कि ये 150 से ज्यादा है कि 200 से कम है कि 400 से ज्यादा है, इस टाइप से जब अंदाजा रखोगे तो चीजें सॉल्व होगी। करेक्ट डेटा मुझे नहीं लगता आपको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेटा ऐसे निकलते रहते हैं, याद नहीं रहती चीजें, ठीक है। तो ये आप मान के चलो, द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर। अब यार ये टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ये कमेटी कहां बिठाई गई है। हो सकता है इस बार एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि कैटल के लिए, जो कैटल घूमते रहते हैं कहाँ पे, रोड पे, उनको मैनेज करने के लिए कमेटी कहाँ बैठाई गई, तो ये एमपी में बैठाई गई है, ठीक है। अभी हो सकता है आपसे पूछेगा कि जैसे किसी को हम लोग वो भेजते हैं ना, आपने सुना होगा, अच्छा मैं बाद में उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो एमपी में और भी चीज़ें बहुत अलग अलग टाइप की स्टार्ट हुई है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि ई कैबिनेट कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये कमेटी कहाँ बिठाई गई है, तो हो सकता है आपसे पूछे कि हेमा कमेटी कहाँ बिठाई गई है, या हो सकता है आपसे पूछे कि ई कैबिनेट कहाँ से स्टार्ट हुई है, या ई कैबिनेट बनाने वाला ऐप कौन सा था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन, अब ये देखो एनवायरमेंट का क्वेश्चन, ये देखते हैं, विच ऑफ द कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था जनरल स्टेटमेंट है, और जियोपॉलिटिक्स की अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंदिरा रुद्राक्ष वाले, ये देखो टू द पॉइंट है, अगर आपको इसके नाम पता है तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिया साइंड एक्ट, अभी एक्टा से रिलेटेड है, इस बार किससे रिलेटेड आएगा, टैपा से रिलेटेड आएगा, ये भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। द प्लेन लैंग्वेज एक्ट कहां पे पास हुआ था, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिजिनियस पीपल को बचाने के लिए या उनको एक्स्ट्रा राइट्स देने के लिए कहां पे एक्ट लाने की बात करी जा रही थी, या कहां पे प्लेबिसाइड चल रहा था, तो ये हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, तो क्वेश्चन उस टाइप से आप करेंगे, ठीक है। ये फॉसिल से रिलेटेड कहां पे पाया गया, तो ये तो यार सीधा सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपको पता है तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मैगजीन्स पढ़नी है, नहीं तो आपको हमारा 90 डेज प्लानर को फॉलो करना पड़ेगा। अब इससे आपको फायदा क्या है, इससे आपको फायदा ये कि यार आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको आपके टेबल पे मिलेगी, एक्सप्लेनेशन उसके काफी अच्छे से और सटीक तरीके से दिए हुए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको 3-4 क्वेश्चन का कम से कम नॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से पढ़ोगे तभी चीजें सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि अब जो टाइम है कम है, क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजों को सॉल्व करोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल। अब देखो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसको मैं देखो इजी क्वेश्चन है पर इसको मैं डिफिकल्ट मान के चल रहा हूँ। ये भी इजी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा यूनेस्को है, पर इसको मैं डिफिकल्ट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी। अब एक बात बताता हूँ, पॉलिटी का कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व छोड़ के मत आ जाना, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन क्योंकि सारे ही करके आएंगे, आप इस चीज को ध्यान रखो। इसमें क्या पूछा है कि डीपीएसपी, सॉरी
द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीपीएससी ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था? यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, सबको ही पता होना चाहिए। ये पॉलिटी में भी यार, पॉलिटी के क्वेश्चन सर इजी होते हैं, हर साल बहुत सारे बच्चे सॉल्व करके आते हैं, उसके बाद भी बीपीएससी उसको डिफिकल्ट नहीं बना रही है, ठीक है। तो इस चीज़ की वैल्यू को समझो, यहाँ पे गलती करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है आपसे पता क्या आएगा? आपसे क्वेश्चन आएगा पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड, आप इस चीज़ को लिख के ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और फंस मत जाना, इससे रिलेटेड नहीं तो केसेस के बारे में आ जाएगा, तो इस चीज़ में फंस मत जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री। ये आपको पता होना चाहिए अगर बिहार को आप फॉलो करते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिक्किम, ये देखो अब ये वाला जो पार्ट है ये कितना ऊपर ऊपर से आ रहा है, कुछ भी ऐसा है आपको दिख रहा है क्या कि डीप जाने की कोशिश कर रहा है बीपीएससी? बिल्कुल भी नहीं, सारे ऊपर जो बेसिक लेवल है वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल पे मिलेंगे, बहुत ही जो कम क्वेश्चन हो गए ना वो आपको लेवल 1 पे दिखेंगे, मतलब थोड़ा सा डीप जाके क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपसे ऊपर से ही बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पर फिर भी अगेन आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, जिसको अपने नंबर लाने हैं, जिसको क्वालिफाई करना है, वो ऑलरेडी लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी करेगा, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक लेवल वाले वो सारे करके जाएंगे। क्या करते हैं बच्चे कि सीधा एक एसपीडी की बुक खरीद लेंगे या कुछ भी बुक खरीद लेंगे और उसको रट्टा मार लेंगे, ठीक है, और उनसे कुछ कुछ सही भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है जब आप लेवल 1 लेवल 2 वाले क्वेश्चन करोगे तभी ऑब्वियसली आप आगे उनसे ज्यादा मार्क्स ला पाओगे, नहीं तो आप उन्हीं के साथ पीछे रह जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द इंडियन आर्ट। ये अगेन इस क्वेश्चन को लेके चलो कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर वैसे इजी है, पर करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये तो स्टैटिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टैटिक वाले क्वेश्चन है, पेंटिंग से रिलेटेड, फाइन से रिलेटेड, ये सब स्टैटिक के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो आप समझ में आ गए आपसे कितने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, ये सारे स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो लेक विक्टोरिया से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। इस बार जो लेक पूछेगा आपसे पूछेगा लेक करीबा के बारे में, ठीक है। लेक करीबा के बारे में पूछ लेगा तो हैरान मत होना, लेक करीबा के बारे में पूछ लेगा, नहीं तो डेड सी के बारे में पूछ लेगा, नहीं तो आपसे पता है क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा लेक बैकाल के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक बच्चे ने कहा था फ्रेश वाटर लेक से रिलेटेड मैंने कुछ बात बताई, तो उसने कहा कि सर फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी पता कौन सी है? लेक सुपीरियर है, कहाँ की? यूएसए और कनाडा की। मैंने कहा कि बच्चे लेक बैकाल भी है पर उन दोनों में एक डिफरेंस है, ये बात मैंने उसको बताई वहां पे, पर उसने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, सीधा नीचे कमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपको चीजों को पकड़ के चलना है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कंफ्यूजन बनाने की कोशिश तो नहीं करी जा रही है। तो इस टाइप की चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेक बैकाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। लेक करीबा इसलिए है क्योंकि करीबा से लगी हुई जो 2 कंट्रीज है जाम्बिया और जिम्बाब्वे, उसको हम लोगों ने कुछ ना कुछ एड प्रोवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें सॉल्व होती है। अब एक बात बताओ, हीट वेव वाला क्वेश्चन आया था, क्या हीट वेव वाला क्वेश्चन नहीं आपको पता नहीं होना चाहिए था? हीट वेव इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इसमें आपको पता होना चाहिए था ऑलरेडी कि यार हीट वेव क्या है, उससे रिलेटेड बेसिक जानकारी भी निकाल लेते हम लोग अपने करंट अफेयर्स क्लास जो कि 7 बजे चलती है सुबह, उसमें हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यार कि जो बेसिक क्वेश्चन है ना ये आपसे छूटने नहीं चाहिए। हीट वेव वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए थे, लेक करीबा के बारे में नहीं छूटना चाहिए था, ठीक है। अब आएगा लेक विक्टोरिया के बारे में, लेक करीबा के बारे में पढ़ लेना, और कौन सा डेड सी के बारे में पढ़ लेना, और लेक बैकाल के बारे में पढ़ लेना। चीजों को पढ़ लोगे तो हो जाएगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक्सप्लोरर के नाम दिए हैं और ये कुछ कंट्रीज के नाम है। अब ये इजी क्वेश्चन है पर मैं इसको डिफिकल्ट मान के चलूंगा। अगेन आप यूएई वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व होगा, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड सेंचुरी इन बिहार। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है बट आप फिर भी ये सब स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक, ठीक है। आगे देखते हैं, सारे स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है। देखो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड? ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी से रिलेटेड मतलब हर एक सब्जेक्ट के इजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दिमाग खोल के करोगे ना तो सारी चीजें सॉल्व होगी। किसी भी चीज को थोड़ा सा टॉप ऑफ द व्यू लेकर चलो तब चीजें सॉल्व होगी, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, और देखते हैं आगे देखते हैं। इस टाइप से हम लोग ना पढ़ते हैं उसमें अपने जो करंट अफेयर क्लास होती है, कितने बजे होती है? 7 बजे होती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर आपकी करंट अफेयर्स क्लास नहीं आ रही है, तो बच्चे आ रही है, ठीक है। लाइव वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे दिखेगी, क्योंकि हम लोग अब लाइव लेते हैं, अब हम लोग वीडियोस को अपलोड नहीं करते, ठीक है। तो वीडियोस वाले सेक्शन में आपको नहीं मिलेगा। जब आप चैनल पे जाएंगे परफेक्शन IAS के चैनल पे, वहाँ पे आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तब आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री। अब ये देखो ज्योग्राफी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी आप गलतियां कर दो, पर इस टाइप के क्वेश्चन आप देख के चलेंगे, ठीक है। ऑन विच पैटर्न द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है आपको ध्यान रखना है।
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अमंग द तिब्बतन बॉर्डर। इस टाइप के जो क्वेश्चन है एक बार आप देख के चलना। वेयर डज द एल नीनो, अब एल नीनो का खतरा हर साल ही बना रहता है, लगभग हर कुछ साल बाद, तो आपको ध्यान रखना है कौन से ओशन में आता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी करंट का ही मान के चलो, ये भी करंट का ही मान के चलो। और देखते हैं आगे, द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड हर साल ही विवाद हो रहा है, ये चीज आपको मान के चलना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब ये 3 बेंचेस वाला जो केस था, 3 जजेस केस था, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट करेगा तो ऑब्वियसली वहीं से पूछेगा, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ लेगा, या आपसे ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारी पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल से ये पूछ सकता है कि क्या पार्लियामेंट हमारी सॉवरेन है। यहाँ पे आप गलती कर लोगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को मुझे पक्का पता है नहीं पता होगा कि पार्लियामेंट सॉवरेन है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, दिमाग खुला रहेगा तो चीज़ें सॉल्व होगी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है, आप सॉल्व करो। देखो कुछ भी आप घबराओ मत चीज़ों को देख के, आप उसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक से आ रहे हैं तो स्टैटिक के कुछ पोर्शन को मजबूत करो, करंट से टॉप ऑफ द व्यू लेके चलो, ठीक है। ऊपर से नीचे जाओ, टॉप से बॉटम और बॉटम से ऊपर जाओ, तब चीज़ें जाके सॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते कितने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए जो आप आराम से कर सकते हैं। 70+ आपसे क्वेश्चन आएंगे। अब सीधा बताओ फंडामेंटल राइट वाला कौन सा पार्ट क्लियर करके नहीं आता, कवर करके नहीं आता, ये सब आप करके चलो, ठीक है। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस, ये 5th शेड्यूल से रिलेटेड कितनी बार मैंने आपको करा रखा है 5th और 6th शेड्यूल के बारे में। सो ये आप यूपीएससी का ये पॉलिटी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। आज ही मैं क्वेश्चन पूछा था कि सीपीआईएम का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीताराम येचुरी थे, उनकी डेथ हो गई है कब की उम्र में, 72 ईयर्स की उम्र में। तो इस टाइप से चीजें सॉल्व होती है, ठीक है। ये भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इजी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आपको है स्टैटिक का ही पार्ट, बट ये मैं आपको हर बार कराता हूं अपने करंट अफेयर्स में। आप ध्यान करो, करंट अफेयर्स में मैं इन चीज़ों के बारे में बताता हूं, ठीक है। क्योंकि जब एफबीआई, ठीक है, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड बातें होती है, ठीक है, एफडीआई से रिलेटेड बातें होती है, तो मैं ऑलरेडी आपको ट्रेंड बता देता हूँ, उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है, देखो एफडीआई तो हमेशा ही न्यूज़ में आएगी, न्यूज़ में आती है, तो वो चीज़ें कवर करवा देता हूँ मैं। थोड़ा सा एक लेयर उठा के चीज़ों को कवर करा लिया, तो जिसने स्टैटिक नहीं भी पढ़ा है उसका भी चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि उसने करंट में पढ़ लिया वो चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करके चलना है। ये भी करंट का पार्ट है। ये देखो रूल्स ऑफ ऑरिजिन वाला करंट का पार्ट है, ये देखो करंट का पार्ट है। और देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ कॉन्सेप्ट। अब इसको आप थोड़ा सा स्टैटिक में लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकरप्सी को डिफाइन करने के लिए बोला, ये भी करंट का पार्ट है, ठीक है। बैंकरप्सी के बारे में आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, आईबीसी 2016 का। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये हो सकता है स्टैटिक का पार्ट है, मान के चलो, ठीक है। पीएलआई स्कीम, ये करंट का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सारे क्वेश्चन है जो ईजी है, आप कर सकते हो चाहो तो। स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कवर करके ही जाने, ठीक है। आर्टिकल 360 से रिलेटेड चीजें, ये सारी करंट के, ठीक है। अभी भी क्या प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की तो बात नहीं चलती, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात चलती है, क्योंकि इस टाइप का एक तरीके से बनाने की कोशिश करी थी, माहौल बनाने की कोशिश करी थी कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई इंडिया में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी इमरजेंसी पे एक मूवी भी आई है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हो सकता है फिर क्वेश्चन पूछ ले, तो सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड मैंने आज से 3-4 दिन पहले ही अपने करंट अफेयर्स क्लास में कराया, जैसे कि मैं उसमें बता रहा था कि रशिया में स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन हो चुकी है, इंडिया में भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया, जब पूरा डिफाइन कर दिया तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने, ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, एफडीआई से रिलेटेड, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। करंट पॉपुलेशन, अब ये स्टैटिक का पार्ट है यार, बिहार स्पेशल का पार्ट है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये भी करंट का पार्ट है। देखो करंट में क्या जा रहा है, करंट में आप क्या करोगे, चीजों को देखोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दिखता है इकोनॉमी का, आप बस एक लेयर ऊपर कटाओ, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में बहुत सारे बच्चे स्टैटिक के लिए तो मरते हैं ही, ठीक है, बट आप करंट में ध्यान रखोगे, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है ना, उसको बस एक लेयर आपको उठाना, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेनी है, सीधा इकोनॉमिक क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक और साइंस एंड टेक के तो सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब वो देखो, ज्योग्राफी देखो, पॉलिटी देखो, पॉलिटी तो सबसे ज्यादा इजी है। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे चीजों को तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये सारे फिसल डेफिसिट से रिलेटेड कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से अब देखो, फिसल डेफिसिट आपको क्या स्टैटिक में पढ़ने की जरूरत है, स्टैटिक का ही पार्ट है, बट करंट अफेयर्स में क्योंकि आ रहा है तो पढ़ना ही पड़ता है फिसल डेफिसिट। जब आप करंट पर पढ़ोगे तो आपको चीजें सॉल्व हो जाएगी। कुछ भी इकोनॉमिक ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स क्लास सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, स्टैटिक से भी ज्यादा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पर स्टैटिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक आपको पता है, तभी थोड़ा आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और ये देखो, ये तो आ गया हिस्ट्री वाला पार्ट, ये स्टैटिक का मान के चलेंगे, ये सब स्टैटिक का पार्ट है, ये सब स्टैटिक का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ये सारे इजी क्वेश्चन है पर स्टैटिक का पार्ट में मान के चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है इसको देख लो एक बार। बस यही तो क्वेश्चन थे और उसके बाद कुछ मैथ्स के क्वेश्चन। तो आपको चीजें समझ में आई, आपको जो एग्जाम है उसकी कोर फिलॉसफी समझ में आई कि नहीं, ये चीज मैटर करती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी आपके साथ में अभी शेयर करूंगा कुछ दिन बाद। पार्ट 2 वीडियो को आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं अभी रिसेंटली अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है, हर एक एग्जाम की जो फिलॉसफी होती है ना वो अलग होती है, ठीक है। यूपीएससी का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अब ये नहीं कि पीसीएस जितने भी है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपसे यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। आपको हर एक जो एग्जाम होता है उसका जो फिलॉसफी है, उसका जो पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। बीपीएससी केस में क्या है, क्योंकि बीपीएससी कॉन्टिन्यूसली मैनूवरिंग कर रहा है। मैनूवरिंग कर रहा है मतलब कॉन्टिन्यूसली जो अपनी गाड़ी है उसको इधर उधर लेकर जा रहा है। उस केस में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ रिसेंटली के लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 67, 68 एंड 69। अभी जो मैंने बताया सिर्फ 69 का बताया क्योंकि ये मोस्ट रिलायबल है। इससे ज़्यादा रिलायबल आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात मैं पूरे दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप उस केस में क्या करोगे, आप हमारा 90 डेज प्लानर ले लोगे, ठीक है। क्यों इसमें फायदा आपको ये है, क्योंकि आपको अलग अलग जगह जानी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, हर एक क्वेश्चन अलग से डिफाइन होगा। तो आप जो सोचते हैं कि सर पेपर नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो आज इसी वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू।